Hello students, today we are going to start with the NCERT exercise question which is given in your book. देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस चैप्टर को पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो बेसिक इस चैप्टर का पढ़ाया तो उसमें कवर हो गए, और जो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो कवर नहीं हुए, तो अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कवर हुआ है उसको भी एक बार रीड करके बता देंगे, और जो कवर नहीं हुआ है उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो जो कवर हो गया है उसको आप डबल नहीं लिखेंगे, और जो कवर नहीं हुआ है उसको आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उसी को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ओके। See the first NCERT question which is given in the page number 59. Look at the question number 1. क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ. Who discovered cell and how? ये क्वेश्चन जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था. इसका आंसर हम एक बार और देखते हैं. देखिए, Who discovered cell and how? Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. He examined the thin slice of cork under microscope and saw a compartment-like structure similar to the honeycomb. He named this compartment as cell. हमने बताया था आपको कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. उसमें उन्होंने क्या किया था, ट्री के बार्क से कॉर्क नाम का सब्सटेंस अलग किया था और उसको अपना जो खुद माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, उसके नीचे उसकी स्टडी की. जैसे स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल कंपार्टमेंट रूम जैसे दिख रहा है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है जो हम मधुमक्खी का छाता देखते हैं, हनीकॉम्ब देखते हैं, उसके जैसा. और ये कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सेल रखा गया, क्योंकि सेल का लैटिन मीनिंग होता है रूम या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर. समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने लिख रखा है तो डबल नहीं लिखेगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम पेज 59 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए. वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. What will be the answer? All living organisms are made up of cell. This shows that cell is a structural unit of life. Full stop. Each living cell has the capacity to perform all the function taking place inside the body of an organism. That is why it is known as structural and functional unit of life. क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? मैंने बताया था आपको, याद करिए, क्योंकि सेल से ही हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, चाहे डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलके काम करते हैं. इसीलिए उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्वेश्चन और आंसर दोनों क्लियर है, ओके? See the next question that is given in the page number 61, and the question is, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. Question ये बोल रहा है, सब्सटेंसेस जैसे कोई भी गैसियस सब्सटेंस है CO2 और वाटर, वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं. मैंने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करता है. दो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, याद आया? ऑस्मोसिस, सेकेंड वन डिफ्यूजन, ठीक है. अगर वाटर सब्सटेंस है तो ऑस्मोसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस सब्सटेंस है तो क्या है, कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन. लिखना कैसे, आंसर ये देखते हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव अक्रॉस अ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस रेस्पेक्टिवली. ये समझाया. आगे बढ़ते हैं. When the concentration of CO2 is low outside the cell as compared to inside, it moves out. मैंने बताया था आपको पढ़ाते टाइम कि सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है, और डिफ्यूजन में क्या होता है, जो चीजें हैं वो मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर. सेल के अंदर से कहाँ मूव करेगा, वो बाहर, ठीक है. और ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, इट मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सेम ऑस्मोसिस में भी कहाँ से मूवमेंट होगी, हायर कंसंट्रेशन से टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ओके. See the next question in the same page. Why is the plasma membrane known as selectively permeable membrane?
ये भी मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था बताया था, उसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी बताया था, याद आया कुछ? देखते हैं, लेट अस सी द आंसर वंस अगेन। देखिए आंसर में क्या लिखना है, जो मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था ना ये वाले क्वेश्चन में, इसका जो फर्स्ट वाला फंक्शन है दैट इज ओनली द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे आप मार्क कर लेना, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 61। ठीक है, ऐसे पेज नंबर लिख लेना 61, आंसर नंबर 2। ओके, इट इज द सेम। आप चाहो तो अलग से स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से भी करोगे तो that is enough. Okay, plasma membrane is selectively permeable membrane because it allows the entry and exit of selected substances. क्योंकि ये कुछ चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर आने देती है। जो सेल के लिए अच्छा है वो अंदर जाएगा, सेल के लिए जो खराब है वो बाहर आएगा, इसलिए इसको सेलेक्टिवली सिलेक्शन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, see the next question that is given in the page number 63. Question क्या है, fill in the gaps in the following table illustrating the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. मतलब आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ पॉइंट जो है वो पूरे फिल हैं और कुछ इनकम्प्लीट है, तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है आंसर में और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था चैप्टर का तो कवर करवाया था। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने क्या लिख रखा था। ठीक है, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इसको अगेन आप नहीं लिखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए पूरा सेम क्वेश्चन है, साइज में हमने लिखा है दे आर स्मॉल इन साइज और सेम डायमेंशन मेंशन किया है जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये कंप्लीट पॉइंट है। सेकंड देखिए इनकम्प्लीट है, न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड, यहीं तक लिखा हुआ था न्यूक्लियर रीजन, उसके बाद अननोन कर दिया था। यहाँ पे क्या लिखना है, अनडिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियाइड। ठीक है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है वो पुराना सेल है, उसमें इतने लेयर्स, मतलब अलग कोई भी ऑर्गन या कोई भी मतलब जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस ऑर्गेनल प्रेजेंट है अलग अलग मौजूद नहीं होते, सब एक साथ मिक्स घुले हुए रहते हैं। और वो जब एक जगह पे घुले हुए न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए और न्यूक्लियस जब एक साथ घुले हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। क्लियर? ठीक है, इसके बाजू में इसका डिफरेंस यहाँ पे पूरा मेंशन है कि न्यूक्लियर रीजन कैसा है, वेल डिफाइंड, ये लिखा है अपने, एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें एक अच्छी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूक्लियस के अंदर सारे पार्ट अच्छे से विजिबल रहेंगे, घुले हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम सिंगल, मोर देन 1 क्रोमोसोम, यही हमने लिखा था। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती, अलग अलग चीजें, सब चीजें बहुत घुली घुली रहती हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल आप बहुत सारे आपस में ग्रुप बना के काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। पढ़ाया था मैंने, 6 ऑर्गेनल हम लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, याद करिए कौन कौन सा पढ़ाया था, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आया? इस तरीके से 6 पढ़ाए थे लास्ट वाले वीडियो में। ओके, this is all about this answer. Okay, now see the next question that is given in the page number 65. Question बोल रहा है, question number 1 है, can you name the 2 organelle that we have studied that contain their own genetic material? जेनेटिक मतलब मटेरियल मतलब उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स अगर सारे प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जिसके खुद के डीएनए प्रेजेंट रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेल डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनल पढ़ाया था 6 ऑर्गेनल पढ़ाए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक, उसके बाद पढ़ाया था लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए कौन से थे दो ऐसे ऑर्गेनल जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट था? हाँ, करेक्ट, लुक एट द आंसर, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बेसिक पढ़ाते टाइम आपको एक लाइन बताई थी कि ये इसमें अलग चीजें हैं। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। Now see the next question, question number 2 of the same page. If the organization of a cell is destroyed due to some
फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, मतलब सेल के अंदर की चीज़ें अगर जो प्रेजेंट है ऑर्गेनल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई भी फिजिकल या केमिकल कारण के कारण, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया सपोज, या फिर कोई हमारी बॉडी में कोई बीमारी लग गई, केमिकल चेंजेस हो गए, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके देखिए ये आंसर में भी ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेसिक में कवर करवाया है आपको। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्टर्ब ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस द सेल विल डाई, मर जाएगा, क्योंकि अगर एक पार्ट भी ढंग से काम नहीं करेगा और दूसरे पार्ट भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो सेल की बॉडी के अंदर फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? जब फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे तो सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डाई कर जाएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। ये मैंने लाइसोसोम्स टॉपिक पढ़ाया था सेल ऑर्गेनल वाले टॉपिक के अंदर, तो आपको समझाया था कि उनको सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंजाइम से भरे होते हैं। याद आया कुछ? लेट अस लुक एट द आंसर ऑल्सो। देखिए बेसिक में मैंने आपको ये कवर कराया था, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग, यही क्वेश्चन है सेम। When the cell get damaged, लाइसोसोम में बस्ट, जैसी सेल में कुछ भी इंजरी होती है वो क्या होती है? डैमेज होती है, और जो लाइसोसोम है वो फट जाता है। और हमने देखा था लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखना बेटा, जो बेसिक वाले हैं, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम भरी हुई रहती है वो क्या करती है? वो अपने सेल को, जो खराब हुए सेल है उसको खुद खा जाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। See the next question of the same page, where are protein synthesized inside the cell? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, आपको पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर याद आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER। याद आया? तो RER के सरफेस में जो इम्परफेक्शन प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और यही क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो बनाने का काम करते हैं। आया समझ में? लेट अस लुक एट द आंसर ऑल्सो। सी द आंसर। आंसर में हमको क्या लिखना है? प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम्स। और इसको क्या किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स? ये भी आप थोड़ा एक्सपांड भी कर सकते हो आंसर को। राइबोसोम्स which is present on the surface of rough endoplasmic reticulum RER are the site where the proteins get synthesized। ऐसा भी लिख सकते हैं, या खाली राइबोसोम भी लिखेंगे, that is also enough। okay, now see the exercise of this particular chapter that is given in the page number 66. See the first question, make a comparison and write down the ways in which the plant cell are different from animal cells। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में आता ही है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक में कवर किया था। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर फिर से देखिएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए हमने कवर किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, पहला कॉलम पैरामीटर बनाया था, सेकेंड एनिमल सेल, फिर प्लांट सेल। ठीक है, अब ये सारा हमने समझा था। साइज एंड शेप क्या होता है? एनिमल सेल जो है स्मॉलर इन साइज रहता है, ओवल इन शेप रहता है, प्लांट सेल बड़ा रहता है। सेल वॉल क्या रहते हैं इसमें? एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, सेल्यूलोज से बने रहते हैं। ठीक है, अब वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? हमारे वैक्यूल्स जो है हमारे प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्लांट में थोड़ा साइज बढ़ जाता है, एनिमल में छोटा रहता है। गोल्गी बॉडीज जो है किस में प्रेजेंट रहते हैं? एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये डिफ्यूज रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, और इनको हम डैक्टोजम के नाम से जानते हैं। और सेंट्रियोल और सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? एनिमल सेल। किस में एब्सेंट? प्लांट सेल। इसके बाद एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमने देखा था, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इसी के कारण क्या है? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल खुद नहीं बनाते अपना खाना, वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, और एब्सेंट किस में? एनिमल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखा था, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। खाना किस फॉर्म में स्टोर रहता है? एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना। ओके,
See the next question. How is a prokaryotic cell different from eukaryotic cell? It is the same question जो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर किया था कि डिफरेंस को कंप्लीट करिए वाला, दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 63. ये सेम क्वेश्चन है, अगेन फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था, जब भी कवर कराया था, सेम क्वेश्चन है, सेम, तो उसको बार बार रिपीट करने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, आप वही एक्सप्लेनेशन इसमें भी फॉलो करेंगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्या लिखा है? व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. रप्चर्स मतलब होता है क्या होगा कि अगर सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी. ठीक है, टूटेगी तो क्या होगा? सेल की कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर टूट जाएगी तो वो जितने भी फंक्शन परफॉर्म करेगी वो सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे क्या? नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है ये अभी हम देखते हैं. ठीक है, लुक एट द आंसर स्टूडेंट्स. आंसर में हमने लिखा है व्हाट, देखिए क्वेश्चन सेम है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. ये आपने इमेजेस में कवर किया था, ये क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने. ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, अगर वो नहीं रहेगी तो वो जितने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरे परफॉर्म नहीं होंगे. देखिए क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, all useful substance will move out of the cell because of plasma membrane is selectively permeable. मतलब सिलेक्शन करके अच्छी चीज़ों को अंदर लाती, अब वो ही नहीं रहेगी तो पूरे जो अच्छी चीज़ें जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारी बाहर चले जाएगी और बेकार वाली चीज़ें क्या हो जाएगी? अंदर आ जाएगी. आया समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विल बी डिस्टर्ब. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है तो वो भी पूरा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा. ठीक है, थर्ड देखिए, द सेल विल लूज इट्स नॉर्मल शेप. अब सेल का शेप किसके कारण है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेल डिफाइंड ओवल या रेक्टेंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही दिख रहा है. अब वो ही नहीं रहेगी तो उसका कोई नॉर्मल शेप रहेगा क्या? नहीं, सब इधर उधर तैरते मिलेंगे. ठीक है, अब जब वो नहीं है तो दिस विल लीड अल्टीमेटली टू द डेथ ऑफ दी सेल. अब वो ही नहीं रहेगी तो सब इधर उधर रहेंगे तो कब कौन सा पार्ट कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा? इसलिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? सेल की डेथ. आए समझ में? इन ऑल, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं उस फंक्शन में सिर्फ नॉट लगा दीजिए, द आंसर विल बी रेडी. आया समझ में? अगर वो नहीं है तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप यही वर्ड्स 4 पॉइंट लिखें. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, see the next question, question number 4. what would happen to the life of a cell if there is no Golgi apparatus. सेल के साथ क्या होगा कि Golgi apparatus नहीं प्रेजेंट है. आप Golgi apparatus को हटा दो, तो उसको हटाएंगे तो वो जो काम कर रहा है वो सारे परफॉर्म नहीं होंगे. अगेन जो फंक्शन Golgi apparatus परफॉर्म कर रहा है वो सारे फंक्शन नहीं होंगे. ठीक है, मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे कि ये पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, ये सारे काम करता है, और भी जितने भी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म नहीं होगी अगर Golgi apparatus प्रेजेंट नहीं है. लेट अस लुक एट द आंसर ऑल्सो. देखिए क्या लिखा है, द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन टू वेरियस ऑर्गन विल बी डिस्टर्ब. पैकेजिंग और डिस्पैचिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. द प्रोडक्ट ऑफ सेल के नॉट बी स्टोर भी नहीं कर पाएगा और मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा. और देखिए सेल में लाइसोसोम भी वहां पे बनते हैं, तो लाइसोसोम भी वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगा. तो उसके आगे क्या लिखा, द सेल विल this will cause the accumulation of worn out and dead organelle within the cell which may cause the death of the cell. अब जैसे हमको कुछ घाव हो गया, आपको तो नई चमड़ी आ ही नहीं पाएगी, लाइसोसोम प्रेजेंट ही नहीं है कि वो पुरानी डेड स्किन को क्या कर सके, खा सके, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? सेल की डेथ. आया समझ में? जो भी चीज अगर नहीं है बोल दिया तो वो जितने फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसमें नॉट लगा के आंसर को रेडी करना है. समझ में आया फ्लो लाइन? See the next question, which organelle is known as powerhouse of the cell? Why? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. ठीक है, कौन सा ऑर्गेनल को बोलते हैं बताइए? पढ़ाया था ना मैंने बेसिक में. यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्यों बोलते हैं ये भी बताया था आपको. लेट अस लुक एट द आंसर ऑल्सो. ठीक है, देखिए मैंने जब ये क्वेश्चन आपको लिखवाया बेसिक्स पढ़ाते टाइम, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी बताया, उसके बाद उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं ये भी बताया. तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ पे बेसिक ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है
और है क्या। तो पावर हाउस वाला आंसर कहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, the body uses energy stored in the form of ATP for making new chemical compound and for mechanical work। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। आया समझ में। ठीक है, तो आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से। दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मार्क कर लेना कि इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। वो दिखता कैसा है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए प्रीवियस में ऊपर में पार्ट लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल अगर आंसर पूछ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आया समझ में। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कहाँ बनता है भाई प्रोटीन और लिपिड, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। Let us see the answer also. Lipids are synthesized inside the SER. SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जगह है जहाँ पे क्या बनता है बॉडी का लिपिड। प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम, which is present on the surface of RER, that is rough endoplasmic reticulum। आया आंसर समझ में। Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब अमीबा अपना खाना कैसे खाता है। लेट अस सी द आंसर। बिफोर स्टार्टिंग द आंसर मेरे को आप बताइए हम लोग कैसे खाते हैं खाना, अपने माउथ के थ्रू। ठीक है, वैसे ही अमीबा का भी कुछ माउथ टाइप का स्ट्रक्चर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ना माउथ होता है, ना हाथ होता है, ना कुछ होता है। उसके पास सिर्फ सुडोपोडिया, उसके आउटर स्किन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो इसका माउथ बनती है, जो इसका पैर बनती है। आया समझ में। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जिस तरीके से वो खाना खाता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। आपने अमीबा देखा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है, और ये जो आउटर कवरिंग रहती है दैट इज नोन एज सुडोपोडिया। तो ये जैसे खाना इसके नजदीक गया, जैसे खाना हमारे नजदीक, हमारे हाथ से हम खाना को अपने माउथ तक लाते हैं तो मुंह खोलते हैं, वैसे यहाँ पे मुंह नहीं खोलेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो उसकी आउटर कवरिंग है वो थोड़ी एक्सपांड हो जाएगी ताकि ये जो खाना है ये इसके अंदर जा सके। और ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज नथिंग बट द सुडोपोडिया। ये सुडोपोडिया थोड़ा सा माउथ जैसा बढ़ जाएगा ताकि वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर डाल सके। आया समझ में। रीड करते हैं। इट हैज फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ी मुड़ तुड़ जाती भाई, जैसे खाना आया तो थोड़ी मुड़ गई, फिर मुंह का शेप ले लिया और खा लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ते हैं। इट एनगल्फ द फूड। एनगल्फ मतलब अंदर खाया फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, मैंने बताया ना। देन फॉर्म्स अ वैक्यूल अराउंड इट। वैक्यूल मैंने बताया था क्या होता है, इट इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, पॉलिथीन जैसे होता है। जैसे खाना खाया तो उसके ऊपर एक झिल्ली बना दी भाई, खाने के ऊपर खा के। ठीक है, अब खाना जैसे खाया, खाना खाने से जैसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है उसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, वैसे ही अमीबा ने उस फूड वैक्यूल जो बनाया उसको डिफरेंट जो काम वो करेगा उसके लिए उसकी एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, एनर्जी यूज करेगा तो फूड से उसने क्या की, एनर्जी को एब्जॉर्ब करी और दूसरे कामों में यूज करी। और जो बचा हुआ जो जैसे हम लोग एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्टेज निकालते हैं वैसे ही अमीबा भी अपना वेस्टेज निकालेगा। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से खाना खाएगा। जैसे फूड पास में आया तो उसका जो स्किन है सुडोपोडिया वो एक्सपांड हो जाएगा, वो उसको अंदर ले लेगा फूड को और वैक्यूल बना देगा। और वैक्यूल बनाने के बाद उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब भी जरूरत रहेगी इसको यूज करेगा। दिस इज द प्रोसेस। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस। लेट अस रीड द आंसर ऑल्सो। ये हम लोगों ने पहले लिख रखा था। ऑस्मोसिस इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट कैसे मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आपको ऑस्मोसिस का मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया था ना।
जैसे व्हेन वी सोक आमंड्स द वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आउटर सराउंडिंग टू द इनसाइड ऑफ आमंड, इससे इसका साइज बढ़ जाता है, याद आया। वैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेंशन है, आपको जो सूटेबल रखे वो एक एग्जाम्पल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। See the next question. Question number 9. Carry out the following osmosis experiment. This is all about the experiment related to the process of osmosis. ये हम लोग experiment के टाइम कवर करेंगे, theoretical part में ये वाला question carry नहीं करेंगे, ठीक है। और उस टाइम उसको हम पूरा कवर कराएंगे जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराएंगे, ओके। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा कि बुक में कौन कौन से क्वेश्चन प्रेजेंट है।